आज हम बात करते हैं पर्याप्त के विषय पर कि कितना पर्याप्त है और क्यों। जी हाँ, कभी भी पर्याप्त नहीं। जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, अमीर हैं लेकिन फिर भी वो ऐसे काम कर जाते हैं जो पूरी तरह से पागलपन जैसे लगते हैं। जॉन बूगले वैंगार्ड के संस्थापक थे जिनका 2019 में निधन हो गया। उनकी डेथ हो गई। उन्होंने एक बार धन दौलत के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाई जो कुछ ऐसा दर्शाती है जिसके बारे में हम अधिक नहीं सोचते। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कर्ट वॉनिगट ने अपने साथी जोसेफ हेलर से कहा कि उनके मेजबान जो एक हेज फंड प्रबंधक था, उसने एक ही दिन में इतने पैसे कमाए जितने हेलर ने अपनी अत्यंत लोकप्रिय नोवेल कैच 22 की पूरी कार्यविधि में नहीं कमाए होंगे। हेलर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास वो है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त। पर्याप्त में इस शब्द की सरल वाग्मिकता से स्तब्ध सा रह गया। स्तब्ध, जिसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि मुझे खुद जीवन में बहुत कुछ मिला है, और दूसरा क्योंकि जोसेफ हेलर ने जो कहा वह एकदम सही था। हमारे समाज के एक अंश के लिए, जिसमें हम में से काफी समृद्ध और शक्तिशाली लोग शामिल हैं, आजकल कोई सीमा ही नहीं है जो पर्याप्तता को परिभाषित कर सके, डिफाइन कर सके कि कितना एनफ है, यह कितना तीक्ष्ण है यानी कि फास्ट है, और कितना शक्तिशाली यानी कि पावरफुल। आइए मैं आपको हमारे पास पर्याप्त ना होने के खतरों के दो उदाहरण देता हूँ और देखते हैं वो हमें क्या सिखा सकते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और किशोर अवस्था में भी अनाथ हो गए। लोग ऐसे विशेषाधिकृत लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपना जीवन थर्ड बेस पर शुरू करते हैं। गुप्ता तो विजुअल स्टेडियम भी नहीं देख पाए। उस शुरुआत से आगे चलकर रजत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वे अद्भुत हैं। लगभग 45 वर्ष की उम्र में गुप्ता मैकिन्से के CEO बन गए, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म है। वे 2007 में रिटायर हुए, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने लोक हितैषी कार्यों में बिल गेट्स के साथ सहभागिता की, पार्टनरशिप की। वे 5 अन्य पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सम्मिलित थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ी से निकल गुप्ता अभी तक के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन चुके हैं। जी हाँ, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सफलता के साथ उन्हें प्रचुर संपत्ति भी मिली, बहुत ही ज्यादा पैसा भी मिला। 2008 में खबरों के अनुसार गुप्ता की शुद्ध संपत्ति प्योर मनी $100 मिलियन थी। इतनी राशि अधिकांश लोगों के लिए अप्रिमेय है, अकल्पनीय है, वो सोच भी नहीं सकते। उस राशि का 5% वार्षिक प्रतिफल प्रतिदिन लगभग $600 प्रति घंटा उत्पन्न करता है। वे जीवन में जो चाहें वह कर सकते थे, और जो वो चाहते थे वह मात्र एक सेंटा मिलेनियर बनना नहीं था, वे एक बिलियनियर बनना चाहते थे। जी हाँ, मिलेनियर नहीं, बिलियनियर, और वे हर हाल में पाना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे, जिसके कारण वे विश्व के कुछ सबसे अमीर निवेशकों से घिरे हुए थे। एक निवेशक, जी हाँ इन्वेस्टर, ने प्राइवेट इक्विटी टाइकून के भुगतान दिवस का हवाला देते हुए गुप्ता के बारे में कहा, मुझे लगता है कि वो उस ग्रुप में रहना चाहते हैं, वह एक अरबपतियों का ग्रुप है ना? गोल्डमैन जैसे अरबों खरबों का ही समूह है, सही है ना? बिल्कुल सही। और इस तरह गुप्ता को एक लाभप्रद अन्य काम मिल गया। 2008 में जब गोल्डमैन सैक्स को वित्तीय संकट की मार झेलनी पड़ी, वॉरेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन बोर्ड का सदस्य होने के कारण गुप्ता को सामान्य जनता से पहले इस सौदे की जानकारी मिल गई। यह एक मूल्यवान जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व शंकास्पद था, जी हाँ, डाउटफुल था, और बफेट के समर्थन से निश्चय ही उसके स्टॉक में उछाल आ जाता। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने के 16 सेकंड बाद गुप्ता जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग के फोन कॉल पर थे, उन्होंने फोन रखकर राजरत्न नाम के एक हेज फंड प्रबंधक को फोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राजरत्न ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि फोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ घंटों बाद जनता के सामने बफेट गोल्डमैन सौदे की घोषणा की गई। गोल्डमैन के स्टॉक में उछाल आया। राजरत्न ने तुरंत ही $1 बिलियन कमा लिए। यह इस कथित चलन का बस एक उदाहरण है
SEC का दावा है कि गुप्ता की भीतरी कमाई से उन्हें $17 मिलियन का लाभ हुआ। यह पैसा कमाने का आसान तरीका था और अभियुक्ताओं के लिए यह और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजरत्नम दोनों भीतरी लेन देन के जुर्म में जेल गए और उनके करियर और प्रतिष्ठा दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। अब बर्नी मेडोफ का उदाहरण लीजिए। उसके अपराध के बारे में सब भली भांति जानते हैं। मेडोफ चार्ल्स पोंजी के बाद अब तक का सबसे कुख्यात पोंजी चालबाज है। मेडोफ निवेशकों को 2 दशकों तक ठगता रहा जब तक इसका अपराध पकड़ नहीं लिया गया। व्यंग्यपूर्वक रूप से गुप्ता के कारनामे के कुछ ही सप्ताह बाद यहाँ पर अंधे का पहलू यह है कि मेडोफ गुप्ता की ही तरह एक जालसाज के अलावा कुछ और भी था। पोंजी योजना जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया, उसे से पहले भी एक बेतहाशा सफल और विधि संगत व्यवसायी था। मेडोफ एक बाजार निर्माता था जिसका कम स्टॉक खरीदारों और विक्रेताओं को आपस में जोड़ना था। वह इस काम में बहुत अच्छा था। 1992 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में मेडोफ की मार्केट मेकिंग फर्म का कुछ ऐसे बखान किया। बर्नार्ड एल ने एक अत्यधिक लाभदायक प्रतिभूति फर्म स्थापित की है। मेडोफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज जो स्टॉक ट्रेड का एक विशाल का विभाग बिग बोर्ड के हाथ से निकल ले जाती है। मेडोफ फर्म द्वारा एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाने वाला $740 मिलियन का प्रतिदिन औसत ट्रेड न्यूयॉर्क एक्सचेंज का कुल 9% है। श्री मेडोफ की फर्म इतनी जल्दी और सस्ते में ट्रेड संचालित कर सकती थी या कर सकती है कि यह अन्य ब्रोकरेज कंपनियों उनके ग्राहकों के ऑर्डर पूरा करने के लिए एक पैनी प्रति शेयर देती है और इस प्रकार क्रय विक्रय दर के अंतर से लाभ उठाती है, जिसके लिए अधिकतर स्टॉक ट्रेड करते हैं। यह किसी पत्रकार द्वारा किसी ऐसी धोखाधड़ी का वर्णन नहीं जो अभी बाहर नहीं आई थी। मेडोफ का मार्केट मेकिंग व्यवसाय वैध था। एक भूतपूर्व कर्मचारी ने बताया कि मेडोफ के व्यवसाय की मार्केट मेकिंग शाखा प्रतिवर्ष $25 मिलियन से $50 मिलियन कमाती थी। वर्नी मेडोफ का वैध धोखाधड़ी रहित व्यवसाय हर तरह से बहुत सफल था। इसने उसे अत्यधिक और वैध रूप से समृद्ध बनाया। और फिर भी धोखाधड़ी। जो प्रश्न हमें गुप्ता और मेडोफ दोनों से पूछना चाहिए वह यह है कि कोई ऐसा जिसके पास अरबों खरबों डॉलर हो, वह और अधिक पैसों के लिए क्यों इतना बेताब होगा कि उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। वे लोग जो उत्तरजीविता के लिए संघर्ष कर रहे हों, उनके द्वारा किया गया अपराध अलग बात है। लेकिन एक नाइजीरियन ठग ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उसे दूसरों को चोट पहुंचाने से ग्लानि का अनुभव होता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द महसूस नहीं होने देती। जो गुप्ता और मेडोफ ने किया वह अलग था। उनके पास पहले सब कुछ था, अकल्पनीय संपत्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, और उन्होंने इस सब को जाने दिया क्योंकि उन्हें और अधिक चाहिए था। उन्हें पर्याप्त का बोध नहीं था। उन्हें एनफ की नॉलेज नहीं थी कि कितना एनफ है। यह चरम उदाहरण है, लेकिन इस आचरण के गैर अपराधी संस्करण भी हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट हेज फंड में काम कर रहे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से दसों सैकड़ों मिलियन डॉलर के मालिक थे और उनकी संपत्ति में से अधिकांश उनके खुद के फंड में निवेशित थे। फिर और अधिक पाने की लालसा में उन्होंने इतना जोखिम उठाया कि सब खो बैठे। 1998 में इतिहास यानी कि हिस्ट्री की सबसे दृढ़ अर्थव्यवस्था और सबसे अच्छे बुल मार्केट के बीच वॉरेन बफेट ने बाद में इसका इस तरह वर्णन किया। वह पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी, उन्होंने वह सब दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और आवश्यक था। और यह मूर्खता है, पागलपन है, यह साफ मूर्खता है। जो आपके लिए जरूरी है, अगर आप उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाते हैं जो जरूरी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। जो आपके पास है और जरूरी है, उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं है जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत नहीं है। यह एक ऐसी बात है जो उतनी ही प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है कि जितनी की अनदेखी। हम में से शायद ही कभी किसी के पास $100 मिलियन हो जैसे गुप्ता और मेडोफ के पास थे। लेकिन यह वीडियो देख रहे लोगों में कुछ प्रतिशत अपने जीवन के एक पड़ाव पर इतना वेतन अवश्य कमा सकेंगे जिससे से कि वे अपने हर जायज जरूरत पूरी कर सकें और साथ ही उसमें से काफी कुछ पा सकें जो वो चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, ये कुछ बातें याद रखें। पहली बात, सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोल पोस्ट को चलने से रोकना है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर नतीजों के साथ उम्मीदें बढ़ती रहें तो अधिक पाने की चेष्टा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि और अधिक प्रयास के बाद आप फिर वैसा ही महसूस करेंगे और वह खतरनाक होता जाता है। जब ज्यादा का स्वाद
ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत, ज्यादा प्रतिष्ठा संतुष्टि से ज्यादा महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है, उस परिस्थिति में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम गोल पोस्ट को 2 और कदम आगे धकेल देता है। आपको लगता है जैसे आप पीछे छूट रहे हैं और गति बनाए रखने का एकमात्र तरीका और अधिक जोखिम उठाना है, और ज्यादा रिस्क लेना है। आधुनिक पूंजीवादी 2 चीजों में माहिर हैं, धन दौलत उत्पन्न करने में और साथ ही ईर्ष्या यानी कि जलन उत्पन्न करने में। शायद ये दोनों साथ ही साथ पाए जाते हैं। अपने साथियों से आगे बढ़ने का जुनून सफलता का ईंधन हो सकता है, लेकिन पर्याप्त के बोध के बिना जीवन में कुछ मजा नहीं। जी हाँ, आपको एनफ की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। खुशी, हैप्पीनेस, जैसा कि कहा जाता है, उम्मीदों के बिना नतीजे हैं। दूसरी बात, यहाँ असल समस्या सामाजिक तुलना है। एक नए बेसबॉल खिलाड़ी के बारे में सोचिए जो हर साल लगभग $5 लाख कमाता है। वह हर परिभाषा से अमीर है, पूरी तरह से डिफाइन किया जाए तो वह रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वह उस टीम के लिए खेलता है जिसके लिए माइक ट्राउट, जिसके पास 12 वर्षीय $430 मिलियन का अनुबंध है। अब तुलना करें तो यह वह नया खिलाड़ी दिवालिया प्रतीत होगा। लेकिन अब माइक ट्राउट की तरह सोचिए, $36 मिलियन प्रतिवर्ष बेतहाशा धनराशि है, लेकिन 2018 में उच्चतम आय वाले हेज फंड प्रबंधकों को शीर्ष 10 की सूची में आने के लिए $340 मिलियन प्रतिवर्ष कमाना आवश्यक था। ट्राउट जैसे लोग पॉसिबल है अपनी इनकम की तुलना ऐसे लोगों से करते होंगे, और जो हेज फंड प्रबंधक मैनेजर $340 मिलियन हर साल कमाता है, वह शायद खुद की तुलना शीर्ष 5 हेज फंड प्रबंधकों से करता होगा, जिन्होंने 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाए। वे शीर्ष प्रबंधक वॉरेन बफेट के जैसे किसी से प्रेरित हो सकते हैं, जिनकी निजी संपत्ति 2018 में $3.5 बिलियन बढ़ गई। बफेट के जैसा कोई शायद जेफ बेजोस से प्रेरित हो सकता है, जिनकी शुद्ध संपत्ति 2018 में $24 बिलियन बढ़ गई। एक ऐसी राशि जिसका प्रति मिनट भाग अमीर बेसबॉल खिलाड़ी की पूरी साल की कमाई से अधिक है। मुद्दा यह है कि सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची है कि एक्चुअली कोई इसे नहीं छू पाएगा, जिसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, या फिर जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि कभी इसे लड़ा ही ना जाए। यह मान लेना कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, आपके पास एनफ हो सकता है, फिर चाहे वह दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो। अगर आप एक आम आदमी हैं तो अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से क्या ही आप अपनी बराबरी करेंगे। वो अलग हैं, आप अलग हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप उनसे भी बेहतर बन जाएं, लेकिन आप हैं, अपनी तुलना ना करें। मेरा एक दोस्त हर साल तीर्थ यात्रा पर लास वेगास जाता है। एक बार उसने एक डीलर से पूछा कि तुम कौन से खेल खेलते हो और कौन से कसिनो में जाते हो। डीलर ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, लास वेगास के कसिनो में जीतने का सिर्फ एक तरीका है, वह यह है कि जैसे ही आप अंदर आए वापस बाहर निकल जाएं। और ठीक उसी तरह दूसरों की संपत्ति से तुलना करने का खेल भी काम करता है। तीसरी बात, पर्याप्त। जी हाँ, एनफ बहुत कम नहीं होता। पर्याप्त होने का विचार रूढ़िवादी के जैसा लग सकता है, जिसमें अवसरों और क्षमता को छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं लगता यह ठीक है। पर्याप्त का मतलब यह समझना है कि इसका अपोजिट, विपरीत और अधिक की भूख आपको पछतावे के छोर पर लाकर खड़ा कर देगी। यह जानने का एकमात्र तरीका कि आप कितना खाना खा सकते हैं यही है कि आप तब तक खाना खाएं जब तक बीमार ना पड़ जाएं। कुछ ही लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उल्टी करने की तकलीफ खाने के स्वाद से ज़्यादा होती है, लेकिन किसी कारण यह तर्क व्यवसाय और निवेश में नहीं चलता, और अधिकतर लोग तब जाकर रुकते हैं जब वे टूट जाएं या रुकने पर मजबूर हो जाएं। यह अबोध रूप में कुछ ऐसा हो सकता है, अपने काम में अक्रियशील हो जाने से लेकर एक जोखिम भरा निवेश आवंटन जिसे आप कायम न रख सकें। और दूसरी तरफ दुनिया में रजत गुप्ता और बर्नी मैडोफ जैसे लोग हैं जो चोरी करने पर उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना नतीजे की परवाह किए हर डॉलर हासिल करना जरूरी है, हर पैसा हासिल करना जरूरी है। जो भी हो, हर एक संभाव्य डॉलर को ठुकराने की असमर्थता आगे चलकर आपको भारी पड़ेगी। चौथी बात, बहुत सी चीजें जोखिम में डालने लायक नहीं होती, चाहे संभाव्य लाभ कितना ही अधिक क्यों ना हो। जेल से रिहा होने के बाद रजत गुप्ता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख पाई है, कभी भी किसी चीज से हद से ज्यादा
अनुरक्त ना हो, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां या इनमें से कुछ भी। मैं अब इस बारे में सोचता हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जो हुआ उसने मेरी प्रतिष्ठा अनुचित रूप से नष्ट कर दी, और यह तभी तकलीफ देता है अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा से बहुत लगाव रखता हूँ। यह शायद उनके अनुभव से लिया जाने वाला सबसे खराब मालूम पड़ता है, और मुझे लगता है कि एक ऐसे आदमी का खुद को तसल्ली देने के लिए बहाना है जो बुरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा वापस चाहता है, लेकिन अब वह जा चुकी है। प्रतिष्ठा अमूल्य है, आज़ादी और स्वावलंबन अमूल्य है, परिवार और दोस्त अमूल्य हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे प्यार करना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है, ये अनमोल है, ये सभी अनमोल हैं। आप इनको पैसों से तौल ही नहीं सकते, तो पैसों के लिए इनको कभी ना खपाएं। और इन सबको बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यही जानना है कि कब आपको भी जोखिम उठाना बंद कर देना चाहिए जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। यह जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है। जी हाँ, एनफ। अच्छी खबर यह है कि पर्याप्त का निर्माण करने वाला सबसे शक्तिशाली औजार अद्भुत रूप से सरल है और ऐसे जोखिमों की मांग नहीं करता जो इनमें से किसी भी चीज को हानि पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहूँगा आखिर में भी कि पैसा कब पर्याप्त है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ये आप ही तय कर सकते हैं कि आपको कब और कहाँ रुकना है। ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आपकी प्रतिष्ठा, आज़ादी, स्वतंत्रता, परिवार, दोस्त, खुशी, ये सब दांव पर लग जाए। ऐसा कदम ना उठाएं। इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन कब, कहाँ, कितना ये जानना बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त, जी हाँ, एनफ, उसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कब और कहाँ कितना रुकना है, जिससे कि हम जिंदगी की सच्चाई को जान सकें। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये वीडियो सच में आपके बहुत काम कर रहा होगा। और हाँ, मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का हृदय की अनंत गहराई और प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।